Welcome to our channel Broadway Academy. हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव एक बार फिर आप सभी का ब्रॉडवे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए भाई, जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस करा था अपना वर्णमाला निष्कर्ष के बारे में कि वर्णमाला में क्या क्या चीज़ें हो सकती थी, वो हमने सारी अपनी डिस्कस कर ली थी। लेकिन एक दो चीज़ें अभी भी उसकी बची हुई हैं, उन चीज़ों को मैं आपको बताता हूं और उसके बाद एक अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जो वर्ण संयोजन या वर्ण वियोजन के नाम से अपना आता है। ठीक है, आज का जो अपना वैसे मुख्य जो टॉपिक है वो वर्ण संयोजन का है। ठीक है, वर्ण संयोजन या वियोजन, वर्ण संयोजन या वियोजन का अपना आज का मुख्य टॉपिक रहने वाला है। लेकिन इस टॉपिक से शुरू करने से पहले मैं आपको जो दो तीन बातें रह गई थी पिछली वीडियो की, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, उसमें देखो दो तीन चीज़ें थी। ये एक तो आता प्रयत्न, क्या आता है, एक प्रयत्न पूछता है कि भाई प्रयत्न क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है वैसे तो, लेकिन क्या है कि इतना वो नहीं है ना। तो देखो प्रयत्न क्या होता है, जैसे हम वर्णों का जो उच्चारण करते हैं तो ध्वनियों के उच्चारण में, जो ध्वनियों का जो उच्चारण है तो उसमें जो अपनी स्वरतंत्री है, जो अपना कंठ है, जो अपना तालु है, या जो अपने क्या है भाई मूर्धा वगैरह है, तो ये जो उस ध्वनि के उच्चारण में जो प्रयत्न करते हैं तो उसको व्याकरण की भाषा में क्या कहा जाता है, प्रयत्न कहा जाता है। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा और औष्ठ वगैरह जितने भी ये होते हैं, तो ये वर्णों के उच्चारण में जो प्रयास करते हैं उसी प्रयास को व्याकरण की भाषा में क्या नाम दिया जाता है, प्रयत्न नाम दिया जाता है। अब ये जो प्रयत्न होते हैं, तो ये जो प्रयत्न होते हैं दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। कितने प्रकार के प्रयत्न होते हैं, तो दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। एक तो अभ्यंतर प्रयत्न होता है, ठीक है, एक कौन सा होता है, अभ्यंतर प्रयत्न होता है, और एक बाह्य प्रयत्न होता है। एक अभ्यंतर प्रयत्न होता है और एक बाह्य। अभी का मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि दो वर्डों से मिलकर बना है आपका अभ्यंतर। ठीक है, कौन कौन से दो वर्ड हैं, एक तो है इसमें देखो आप देख रहे होंगे अभी, और दूसरा इसमें क्या है, अंतर है। ठीक है, यहाँ से ये हटा देंगे, अभ्यंतर होता है। तो अभी प्लस क्या होता, अंतर से मिलकर बना है ना, अभी प्लस अंतर से मिलकर बना है, यण संधि में बना हुआ शब्द है। अभी का मतलब आप जानते हैं जैसे कि होता है अर्थ में। ठीक है, अभी का मतलब क्या होता है आपका में, या चारों तरफ इसका अर्थ होता है, और अंतर मतलब होता है अंदर की तरफ। ठीक है, तो अंदर जो प्रयत्न होता है उसको बोलते हैं हम अभ्यंतर, और बाहर की तरफ जो प्रयत्न होता है उसको हम बोलते हैं बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात हमें समझ में आ गई होगी। कभी कभी देखो इसमें बाह्य प्रयत्न का इतना रोल नहीं है जितना किसका है, अपना अभ्यंतर प्रयत्न का है। अगर क्वेश्चन कभी कभी आता तो ऐसे पूछ लेता है कि भी ये बता दीजिए कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर अगर आप स्वरों को देखेंगे तो स्वर होते हैं आपके 4 प्रकार के, और अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर अगर आप किसको देखेंगे, अगर आप व्यंजन को देखेंगे तो व्यंजन होते हैं आपके 8 प्रकार के व्यंजन अपने होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई अपने प्रयत्न से संबंधित, ये बात आपको बेसिक रूप से याद रखनी है। चलिए, अब इसके बाद में जो चीज़ें थी वो मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें क्या क्या रह गई थी। देखो एक चीज़ आती है इसमें संगम, एक चीज़ आती है अपनी संगम आता है। जैसे कि आप जानते हैं संगम, संगम का मतलब क्या होता है, मेल। संगम का मतलब क्या होता है, मेल होता है। तो संगम मतलब मेल, जहाँ पर क्या होता है जो ध्वनि वो कम अंतर से बोली जाती हैं, जो ध्वनि कम अंतर से बोली जाती हैं, तो कम अंतर से बोलने के कारण उनमें क्या होता है कि उसका जो अर्थ है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब उनके बीच में हम क्या है जो उसका विराम होता है, अपनी जो ध्वनि का जो विराम होता है उसे हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और उसे कम करने के कारण होता यह है कि वहाँ पर उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। वहाँ पर क्या बदल जाता है, उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। कैसे अर्थ बदलता है, देखो जैसे भी मैंने यहाँ पर शब्द लिखा नफीस। ठीक है, मैंने शब्द क्या लिखा भाई, यहाँ पर नफीस शब्द लिखा। अभी जो नफीस शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है तो मैंने दोनों को एक साथ लिखा, तो नफीस, और इस नफीस का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है भैया, इस नफीस का अर्थ क्या होता है, सुंदर होता है। ठीक, अगर इसी शब्द को मैं अंतर थोड़ा बढ़ा दूं, कैसे बढ़ा दूं, जैसे यहाँ पर लिखूं न, और यहाँ पर क्या लिखूं मैं, यहाँ पर फीस। तो न मतलब हो गया नहीं, फीस मतलब हो गया शुल्क। न का मतलब क्या हो गया, नहीं, और फीस का मतलब क्या हो गया भाई, शुल्क हो गया। ठीक है, फीस का मतलब क्या हो गया, शुल्क हो गया। तो न फीस और न फीस का सीधा से अपन मतलब निकलेगा
निःशुल्क। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या निकलेगा, निःशुल्क इसका अर्थ यहाँ पर निकलेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं तो ये कहलाती है अपनी, क्या कहलाती है भैया, संगम कहलाती है। ये क्या, ये जो अवस्था आती है तो इस अवस्था को हम क्या नाम देते हैं, संगम नाम देते हैं। ठीक है, और भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा क्या भाई, मैंने यहाँ पर लिखा भैया एक शब्द मैंने लिखा सोना। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, सोना लिखा। अब सोना लिखने का मतलब क्या हो गया, सोना, तो ये अपना स्वर्ण बन गया। सोना क्या बन गया भैया, ये अपना स्वर्ण बन गया। अब इसी को अगर मैं, ये तो मैंने संगम के साथ लिखा, अगर मैं इसी को किसके साथ लिख दूं, बिना संगम, मतलब कि अलग कर दूं, थोड़ा सा अंतर इसमें ज़्यादा कर दूं, तो बन जाएगा तुम्हारा क्या, सो और ना। ठीक है भैया, ये बन जाएगा आपका सो ना। तो यहाँ पर हो गया सो मतलब ये सोने की क्रिया, और ना मतलब हो गया नहीं, मतलब मत सो। तो इसका अर्थ क्या मतलब, मत सो मतलब नींद मत ले, है ना। तो इस तरीके से अपने हम किसको समझ गए होंगे, संगम को समझ गए होंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें अपनी आती है संगम के अंतर्गत आती है। ठीक, तो ये बातें हमने समझ ली संगम में, है ना। और भी जैसे बातें आ सकती हैं, जैसे इसका अर्थ, वाक्य का अर्थ भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे पंक्ति दे दी, वह बैलगाड़ी खींचता है। ठीक है, एक वाक्य तो ये मैंने लिखा, और दूसरा वाक्य लिखा, वह बैल गाड़ी खींचता है। ठीक है भाई, दोनों वाक्य हमने यहां पर लिखे। अब देखो यहां पर क्या है, ये हमने किसके साथ लिखा, संगम के साथ, और ये दोनों को हमने क्या कर दिया भाई, अलग अलग कर दिया। शब्द जितने इसमें हैं उतने इसमें, लेकिन क्या है, हमने इस वाले शब्द को यहाँ पर तोड़ के लिख दिया, अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब अगर हम इसका अर्थ समझेंगे, वह बैल गाड़ी खींचता है, जैसे इसको पूरा समझेंगे तो वह बैलगाड़ी खींचता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है, कि क्या है भैया, कोई व्यक्ति है जो क्या है, वो बैलगाड़ी खींचने का काम करता है। इस वाक्य का मतलब तो हुआ ये, और ये किसके कारण हुआ भाई, ये संगम के कारण हुआ। तो संगम हमें किसी भी वाक्य का अर्थ बदलने में क्या करता है, सहायता करता है। इस तरीके से बैलगाड़ी खींचता है ना। अब यहाँ पर लिखा वह बैल गाड़ी खींचता है, तो वह बैल, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही भी, यहाँ पर सीधा बैल की ही बात हो रही है कि भाई बैल गाड़ी खींचता है। तो यहाँ पर उस बैल, उस जानवर की ही बात हो रही, मतलब उस पशु की ही बात यहाँ पर हो रही है, जो बैल नाम का जो पशु है वही गाड़ी खींचता है। लेकिन ऊपर जो यहाँ पर बात हुई कि वह बैलगाड़ी खींचता है, तो कोई व्यक्ति है जो बैलगाड़ी खींचने का काम करता है। बोले ये बात आपको समझ आई या नहीं आई भाई, ठीक है, तो वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो संगम अपनी जो बात थी वो अपनी पूरी होती संगम की। इससे आगे चलते हैं, देखो अब इसके आगे आता, संगम के बाद एक दूसरी चीज आती है जिसको नाम होता अनुतान। ठीक है, अनुतान नाम आता है। देखो अब ये अनुतान क्या होता है अभी, है ना, कुछ लोग इसको पहली बार सुन रहे होंगे कि अनुतान क्या होता है। देखो अनु का मतलब होता है, ये दो शब्दों के मेल से बना है ना। दो शब्द कौन कौन से हैं, तो इसमें भी पहला शब्द तो है इसमें अनु, और दूसरा शब्द क्या है इसमें भैया, तान। एक शब्द है अनु और एक शब्द इसमें क्या है, तान। ठीक, अनु का मतलब होता है पीछे। अनु का मतलब क्या होता है, पीछे। आप सभी जानते हैं कि भाई अनु का मतलब क्या होता है, तो अनु का मतलब होता है पीछे, और तान का मतलब होता है खिंचाव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, खिंचाव। खिंचाव बोल देंगे इसको, है ना, इसका मतलब क्या होता है, खिंचाव। ठीक, तो ये इसका अर्थ हुआ। तो पीछे खिंचाव, पीछे खिंचाव किसके भी, शब्द के। तो देखो जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं या बोलते हैं जिस तरीके से, तो हम अपने मनोभाव को दर्शाने के लिए कभी कभी क्या होता है, अपने शब्दों का जो उसमें जो वो होती लहर होती है, तो उसको कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, उसको कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं, या उस शब्द को बोलने में ज़्यादा समय लगा देते हैं, या उस शब्द को बोलने में कम समय लगा देते हैं। तो उस शब्द को कम समय लगाने में और उस शब्द को अधिक समय लगाकर बोलने में उसके अर्थ में क्या होता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और यही जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, वो अनुतान के कारण होता है। और उसी क्रिया या उसी प्रक्रिया को जो नाम देते हैं हम, वो क्या नाम देते हैं, अनुतान नाम देते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कंपन में जो उतार चढ़ाव होता है, तो हम उसी को क्या नाम देते हैं, अनुतान नाम देते हैं।
या सुर लहर कह सकते हैं। इसी अनुतान का दूसरा नाम क्या है? सुर लहर, सुर लहर, ठीक है। जो अपनी सुरताल होती है उसकी जो लहर होती है ऊपर नीचे जो होती रहती है, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं? अनुतान नाम देते हैं, ठीक है। ये आपका जो वनडे एग्जाम होते हैं या UPSSC कराती है उसके हिसाब से तो है ही नहीं, ये अपना जो UPPCS के वगैरह के एग्जाम में आती है, नहीं CSET वगैरह में आती है, या आपका जो टीचर लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें आती है अधिकतर, वो भी CTET वगैरह में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि ये आपने बहुत कम देखी होगी, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए अगर आपको और भी अच्छी तरीके से इस एग्जाम्पल को समझना है तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी PK, ठीक है ना। PK मूवी, अब ये उसमें 3 जगह वर्ड आता है अनुतान, है ना। अनुतान का उसमें प्रयोग दिखाया गया कैसा होता है। जैसे कि एक अच्छा तो लिखा ये, और दूसरा भी अच्छा लिखा ये, और तीसरा भी अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ ये। इसमें अंतर बताओ क्या है? तो इसमें अंतर केवल प्रश्न चिन्ह का, जैसे यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर ये लिखा और यहाँ पर ये लिखा, अब इसमें अंतर है। अब अगर हम इसका उच्चारण करते हैं अच्छा, तो ये तो हो गया सामान्य कंडीशन में अच्छा, ठीक है। विशेषण के रूप में यहाँ पर ये प्रयुक्त होगा, तो ये तो बात होगी किसकी भैया? अच्छा की, ठीक है, बढ़िया वाले कंडीशन में। ये वाला अच्छा आ गया जब किसी बच्चे को डांटते हैं, है ना, डांटते समय जैसे एकदम से बोल देते हैं अच्छा अभी रुक जा, ऐसा तू क्यों करा तूने, ये है वो है ऐसा वैसा, तो वहां पर ये जो प्रयुक्त होता अच्छा डांटने कंडीशन में एकदम से बोलता अच्छा अभी रुक जा, इस तरीके से जो बोलता है, तो वो अपना यहाँ पर जो इसका अर्थ निकलेगा इस अच्छा का, वो डांटने के अर्थ में निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला अच्छा तो हो गया, अच्छा में ही प्रयुक्त हुआ, लेकिन ये वाला अच्छा किस में बोला? ये डांटने के अर्थ में बोल गया। इसका अर्थ क्या हुआ? डांटने में। तो वही जो सुर लहर जो अपनी बदली, जो सुरताल अपने बदल गए बोलने में, वही क्रिया अपनी क्या कहलाती है? अनुतान कहलाती है, ठीक। अब एक अच्छा ये वाला, ये अच्छा कौन सा वाला? ये वाला अच्छा वो वाला है, जैसे कि मान लो 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, ठीक है ना। अब 2 व्यक्ति भाई बात कर रहे थे, अब ये वाला जो व्यक्ति है, जो ए वाला जो व्यक्ति है, ये बी वाले व्यक्ति को बहुत देर से समझा रहा है, बहुत देर से समझा रहा है, अब बात समझ में नहीं आ रही। अब क्या है, उसने थोड़े बहुत एग्जाम्पल और दिए, तब जाकर के इसकी बात समझ में आई, और इसने फिर अपना एक्सप्रेशन ऐसे दिया, अच्छा ये बात थी। तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशन उसने दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो वहां पर उसका मतलब ना तो डांटना है ना अच्छा है, उस अच्छा का मतलब है कि अब मेरी समझ में बात आ गई है, ठीक है। जैसे खींच के बोलता है अच्छा ये बात है, तो वाला जो अच्छा है, तो वाला अच्छा ये है, ये वाला, क्योंकि ये एक्सीलरेटर के साथ अपना लगा हुआ है, विस्मयबोधक चिन्ह के साथ लगा हुआ है, ठीक है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ लगा हुआ है, ये अपने पूर्ण विराम के साथ लगा हुआ है। तो ये जो क्रिया कहलाती है, तो इस क्रिया को हम नाम देते हैं क्या भी? इस क्रिया को नाम देते हैं हम अनुतान नाम, हम इस क्रिया को देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए उसके बाद अनुतान हमने समझ लिया। एक क्रिया आती है बलाघात, जिसको कहते हैं, और ये बलाघात की कंडीशन छंद में आती है वैसे तो, लेकिन यहीं पर आप समझ लो, छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझाता चलूंगा। इतना आपने वर्णमाला में आज से पहले कभी ना पढ़ा होगा ना पढ़ोगे, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। पढ़ाने वाला आगे सोचेगा भी तो क्या सोचेगा। अब इसके बाद क्रिया आती है बेटा बलाघात की। किसकी आती है? बलाघात। बलाघात को हम स्वराघात भी बोल देते हैं, स्वराघात भी बोल देते हैं। अब भाई ये बलाघात क्या होता है? बल प्लस आघात से मिलकर बना है। किससे मिला है? बल प्लस आघात से मिलकर बना है। और आघात आप जानते क्या होता है? चोट। और बल मतलब होता है बल से चोट देना, है ना। ऐसी स्वर, अच्छा स्वर गलत लिख दिया, स्वराघात, स्वर होगा पहले, यहाँ पर होगा स्वराघात, स्वर प्लस आघात से मिलकर बना, उसका भी अर्थ क्या भैया? यही है। तो यहाँ पर वर्ण बलाघात होता है, ठीक। अब ये जो होता है बलाघात, तो बलाघात के कारण क्या होता है? अपने शब्द का अर्थ बदल सकता है, अपने वाक्य का अर्थ बदल सकता है, ठीक है। तो उसी स्थिति को हम क्या नाम देते हैं? बलाघात नाम देते हैं, जिसमें क्या है कुछ और चीजें जैसे आ जाती हैं वहां पर, तो उनके कारण उस वाक्य का अर्थ क्या हो जाता है? थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो बलाघात होता है, तो बलाघात होता है आपका 3 प्रकार का। बलाघात कितने प्रकार का होता है? तो ये जो बलाघात होता है, ये आपका 3 प्रकार का बलाघात होता है। अब ये जो 3 प्रकार का बलाघात होता है, कौन कौन सा होता है? तो इसमें जो नंबर पहला बलाघात आता है, तो वो आता है आपका वर्ण बलाघात। कौन सा आता है? वर्ण बलाघात।
अब ये वर्ण बलाघात का, भाई जहां वर्ण पर आघात होगा, कहां पर होगा, जहां वर्ण पर आघात होगा तो उसको नाम देते हैं हम वर्ण बलाघात। और आप अच्छे से पढ़ चुके हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक स्वर होता है और एक क्या होता है, व्यंजन होता है। अब स्वर के साथ भी वो आघात हो सकता है, वो व्यंजन के साथ भी आघात हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसके साथ होता है, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसके साथ देखने को मिलता है, वो स्वर के साथ देखने को मिलता है, वर्ण बलाघात। तो वर्ण बलाघात किसके साथ देखने को मिलता है, तो वो स्वर के साथ देखने को मिलता है। किस तरीके से देखने को मिलता है, देखो यहां पर जैसे मैंने क्या लिखा, ये पिट लिखा है ना, अब यहां पर मैंने क्या लिखा, ये मैंने पीट लिखा, ठीक है, और आप जानने मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ये लुट लिखा, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये लूट लिखा, ठीक। अब देखो इनके क्या है, अर्थ अपने में अलग अलग हैं। कभी आप सोच रहे हैं इनके अर्थ अलग अलग, मतलब अलग अलग नहीं है, तो इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ह्रस्व, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो दीर्घ, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ह्रस्व, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो दीर्घ। तो केवल किस में अंतर है, स्वर में अंतर है, स्वर की मात्रा में तो अंतर है। यहाँ पर ये छोटी की मात्रा लगी है तो यहाँ पर ये बड़ी की मात्रा लगी है, यहाँ पर ये छोटी ऊ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर ये बड़े ऊ की मात्रा लगी है, ठीक है। जिसको कम लेवल की पढ़ाई करनी है भाई वो वीडियो को स्किप कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ें उसके लेवल से बाहर वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पिट लिखा और ये जो पीट लिखा है, तो यहाँ पर जो पिट है तो इसका मतलब है अकर्मक क्रिया बनाएगा, पिट मतलब पिट गए, तो वो खुद के लिए आता है पिट गए। और यह पीट मतलब किसी दूसरे को पीट दिया, ये तो पिट गए और पीट दिया है ना, तो पिट गए मतलब स्वयं पिट गए, और पीट दिया मतलब किसी दूसरे को पीट दिया। तो अपना जो ये ह्रस्व आता है, यहाँ पर जब ये ह्रस्व स्वर बन करके आता है तो ये क्रिया बन जाती है अपनी अकर्मक क्रिया, और जब ये अपना दीर्घ स्वर बन करके आता है तो ये बन जाती है अपनी सकर्मक क्रिया, ये अपनी क्रियाओं में भी काम आने वाला है। ऐसे यहाँ पर लुट, जैसे कि मैंने बोला भाई आज तो लुट गए, आज तो लुट गए, तो आज तो लुट गए का मतलब क्या है कि वो खुद लुट गया, ठीक है। आज तो लुट गए का मतलब क्या है, आज हम खुद लुट गए, और आज तो लूट लिया, तो लूट लिया बोलने में भी समय लग रहा है क्योंकि वहां पर 2 मात्राओं का समय लगेगा, क्योंकि वो दीर्घ स्वर है। इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पर है कि लूट लिया मतलब किसी दूसरे को लूट लिया, तो ये क्रिया अपनी सकर्मक बनती है, और ये वाली क्रिया जो बनती है वो अपनी अकर्मक क्रिया बनती है, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, वर्ण बलाघात नाम देते हैं। जल्दी से बताओ भाई, बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई, ठीक है। चलो, तो वर्ण बलाघात की बात आपके समझ में आ गई होगी, इसी प्रकार से अपना ये आता है। अब इसके बाद में आता है शब्द बलाघात। कौन सा आता है, शब्द बलाघात। अब शब्द बलाघात कौन सा होगा भाई, जहां शब्द के द्वारा, जब हमने शब्द का प्रयोग किया तो शब्द के प्रयोग से उस वाक्य का अर्थ बदला हो। अभी हमने देखा उस शब्द का अर्थ किससे बदला, वर्ण से बदला, तो वो वर्ण बलाघात होगा। अब उस वाक्य का जो अर्थ बदलेगा वो किसके कारण बदलेगा, वो शब्द के कारण बदलेगा। तो जहां पर शब्द के कारण उस वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है तो वहां पर होता है शब्द बलाघात। वहां पर क्या होता है, शब्द बलाघात होता है, ठीक है। और कभी भी 2 बलाघात का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लो एक बलाघात आ गया हो और उसके बाद दूसरा बलाघात वहां पर कर दें, या 2 स्वराघात नाम दे सकते हैं, तो कभी भी 2 स्वराघात या 2 बलाघात का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। और वहां पर अगर हमने दोनों का एक साथ प्रयोग कर रखा है तो वो वहां पर क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, जो अपनी त्रुटिपूर्ण माना जाता है। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन भी पूछने उसमें पूछा जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ गया है ना, जैसे बावजूद आ गया, कहीं लिखा हुआ क्या आ गया, बावजूद, तो बावजूद के बाद में कोई और दूसरा बलाघात नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि खुद में एक क्या है अपना, ये खुद में क्या है अपना शब्द बलाघात के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऐसी मान ली क्या आ गया भैया, कहीं आ गया, ऐसी आ गया भैया अपना कभी, और जैसे भी है, तो कभी भी 2 स्वराघात या 2 बलाघात का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, ठीक है। इनके जो है प्रयोग के बाद में अगर इनका कहीं पर भी प्रयोग करा गया होगा, बावजूद का, कहीं का, कभी भी का, तो इनके बाद में कोई भी बलाघात का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये खुद भी किस में आते हैं, बलाघात में आते हैं, ठीक। तो ये क्रिया अपनी किसकी कहलाती है, शब्द बलाघात की कहलाती है। अब नंबर जो तीसरा आता है, तो नंबर तीसरा आता है वाक्य बलाघात। कौन सा आता है, वाक्य बलाघात आता है। अब भाई वाक्य बलाघात कौन सा होता है,
तो वाक्य वाला घात वहां पर वो होता है जो वाक्य में पूरा होगा। तो पूरे वाक्य में हमने उसका बलाघात का प्रयोग किया होगा तो पूरे वाक्य का अर्थ अपने आप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। इसमें भी अगर हम देखें जो वाक्य बलाघात होता है इसमें भी मुख्य जो होता है वो शब्द ही होता है। मुख्य क्या होता है, इसमें भी शब्द ही मुख्य होता है, लेकिन वो शब्द जो होता है वो एक वाक्य के अंदर होता है। वो क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त किया गया होता है, जिसके कारण वो शब्द बलाघात ना कहला करके वो वाक्य बलाघात कहलाता है। अब कैसे क्वेश्चन आ गए इसमें, जैसे आ जाएगा अभी, पिताजी ने प्रवर को आज ही 10 रुपए दिए हैं। ठीक है भाई, इसे बात लगे, पिताजी ने प्रवर को आज ही 10 रुपए दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर दो जगह बलाघात है, बताओ जल्दी से कहाँ पर है। एक तो पिताजी ने है ना, जैसे मैं बोलूंगा भी पिताजी ने, इसको बोलने में देखा जाता, ये आपको वैसे नहीं दिखाई देगा कि हाँ भी लिखा हुआ, ये आपको दिखाई देगा बोलते समय। जैसे मैं बोलूंगा कि पिताजी ने आज ही प्रवर को 10 रुपए दिए हैं, इस तरीके से बोलूंगा ना, या पिताजी ने आज ही, मतलब पिताजी ने प्रवर को आज ही, है ना। जैसे मैं यहां पर फोकस कर दूं कि आज ही 10 रुपए दिए हैं, तो मतलब 10 रुपए कभी पहले भी दिए होंगे, लेकिन आज ही का मतलब क्या है कि आज ही दिए हैं, प्रवर को तो दिए हैं लेकिन मुझे नहीं दिए, तो यहाँ पर भी बलाघात है और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अपना बलाघात हो जाता है। और बलाघात का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये निश्चित हो गया, केवल किसने दिए हैं, पिताजी ने दिए हैं, उसने बिल्कुल फोकस करके ये बात कही है। और कब दिए हैं, ये आज ही दिए हैं, तो इसलिए ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, बलाघात। और बलाघात के कारण उस वाक्य का अर्थ बिल्कुल क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। और बलाघात का जो सबसे अच्छा जो तुम्हारी समझ में आने वाला है, जब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, जब हम छंद पढ़ेंगे, तो छंद पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा छंद पढ़ते समय कुछ छंद अपने ऐसे हैं या कुछ उदाहरण अपने वहाँ पर ऐसे आ जाते हैं कि या तो हमें एक मात्रा भैया कम मिल रही होती है, एक मात्रा या तो कम पड़ जाती है ना, एक मात्रा या तो क्या पड़ जाती है, कम, या कभी कभी एक मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। वो रीज़न किसका है, वो बलाघात का ही रीज़न है, क्योंकि जहाँ पर बलाघात आ जाता है तो वहाँ पर एक मात्रा तो घट जाती है या एक मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है बलाघात के पास, है ना। अब जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो आपने संयुक्त व्यंजन पढ़े, है ना, जैसे संयुक्त व्यंजन आपने कौन सा पढ़ा होगा, जैसे कि ये पढ़ा, तो इस संयुक्त व्यंजन से पहला वाला जो वर्ण होता है तो उस पर बलाघात होता है। कैसे होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा दक्ष, है ना, ऐसी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पक्ष, तो यहाँ पर देखेंगे तो दे पर बलाघात है और यहाँ पर देखेंगे तो पे पर बलाघात है। तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो संयुक्त व्यंजनों से जो पहला वाला जो वर्ण होता है, वो व्यंजन होता है, उस पर भी अपनी कौन सी क्रिया दिखाई देती है, बलाघात की क्रिया दिखाई देती है। तो बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। तो तीनों बात आपकी समझ में आ गई होंगी। तीनों बात कौन कौन सी हमने पढ़ी है भैया, तो पहली बात तो इसमें मैंने आपको बताई थी किसकी, प्रयत्न की ना, किसकी बताई थी, प्रयत्न की। कितने प्रकार का प्रयत्न होता है, तो दो प्रकार का प्रयत्न अपना यहाँ पर होता है। उसके बाद जो मैंने आपको बात करी थी भैया, कौन सी बात करी थी, उसके बाद हमने बात करी थी संगम की बात हुई थी, है ना, किसकी बात हुई थी, संगम की बात हुई थी। संगम के बाद किसकी बात हुई, अनुतान की बात हमने यहाँ पर कर ली, और अनुतान के बाद हमने किसकी बात करी, तो बलाघात की हमने बात यहाँ पर कर ली, ठीक है। प्रयत्न अपने दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है और एक बाह्य प्रयत्न होता है। संगम मतलब होता है मेल, है ना, संगम मतलब होता है मेल। अनुतान मतलब होता है किसी भी अपने जो है मनोभावों को दर्शाने के लिए किसी शब्द को जो उतार चढ़ाव होता है, जो सुर लहर होती है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, अनुतान। बलाघात को ही स्वराघात कहा जाता है। बलाघात को क्या नाम दिया जाता है, तो ये स्वराघात नाम भी किसे दिया जाता है, बलाघात को ही। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, है ना। नहीं भी आई होंगी तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं अगर इस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि ये नया है चीज़ें, ठीक। अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए अब हम लोड करके आते हैं कहाँ पर भैया, लोड करके आते हैं जहाँ हम आज का टॉपिक अपना शुरू करने वाले थे। और वो जो टॉपिक था, आप हेडिंग डाल लेंगे तो वो अपना टॉपिक था वर्ण
संयोजन, वर्ण संयोजन या वियोजन, वर्ण संयोजन या वियोजन। ठीक है, तो वर्ण संयोजन या वर्ण वियोजन क्या होता है? ठीक है, तो वर्ण के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं भैया, वर्ण के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जो वर्ण के बारे में नहीं जानता वो इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि पहले वर्ण के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक अपना क्या होता है स्वर, और दूसरा अपने क्या होते हैं व्यंजन होते हैं। तो आज हम इनकी ही चर्चा करने वाले हैं कि वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन क्या होता है ना, किस प्रकार से हम इनके पहचान करते हैं या क्या होता है, किस तरीके से क्या क्रिया होती है, तो वही अपनी क्रिया कहलाती है। ठीक है, जो स्वर और व्यंजन के बारे में नहीं जानता कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, वो इस वीडियो को ना देखें, पहले अपने स्वर और व्यंजनों के बारे में जानकारी ले, है ना, वर्णों के बारे में जानकारी ले, कौन से स्वर होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं, उसके बाद में इस क्रिया को देखें। और ये क्रिया के बाद हम पढ़ेंगे शब्दकोश, और शब्दकोश पढ़ने के बाद में जो अपना वर्णमाला का जो टॉपिक जिसे इसके जो तीनों पार्ट्स थे वो अपने क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। चलिए देखो, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। ठीक है भाई, संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और वियोजन का मतलब होता है विभक्त करना या विच्छेद करना, है ना, इसका मतलब क्या होता है, विच्छेद करना हम कह सकते हैं। ठीक, तो जोड़ना और विच्छेद करना, ठीक है ना, या हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर हम संधि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं यहाँ पर हम, संधि। ठीक है, मतलब जब हम, ये दो क्रियाएं हैं, एक वर्ण संयोजन की है और एक क्या है वर्ण वियोजन की है। तो जब हम क्या करते हैं, अपने वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाते हैं, वर्णों को जोड़कर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, तो वो जो शब्द बनाने की जो क्रिया कहलाती है वो क्रिया कहलाती है वर्ण संयोजन की। किसकी क्रिया कहलाती है, वर्ण संयोजन की क्रिया कहलाती है। और जब हम अपने वर्णों को, है ना, जैसे कोई शब्द अपने पास लिखा होगा, अगर हम उस शब्द को उसके प्रत्येक वर्ण के रूप में हम तोड़ देते हैं, तो उसमें विभक्त कर देते हैं या विच्छेद कर देते हैं, वर्ण के रूप में हम उसे विच्छेद कर देते हैं, तो वर्ण के रूप में विच्छेद करने की जो क्रिया कहलाती है वो वर्ण वियोजन की क्रिया कहलाती है। उस शब्द के प्रत्येक वर्ण को हम क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, उसमें कितने वर्ण होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ये सारी जानकारी हम यहाँ तक इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि वर्ण संयोजन क्या होता है, आपकी समझ में बिल्कुल एकदम से आ जाएगा। जैसे बहुत ही हल्के शब्द से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि भाई सभी लोग जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है ना, रे प्लस आ और मैं, और प्लस क्या लिया मैंने यहाँ पर, है ना। अब जैसे कि आप जानते हैं भाई ये रे अपना क्या है, व्यंजन है, क्योंकि व्यंजन के नीचे ही क्या लगता है, हल लगता है। ये जो यहाँ पर लगा है ना, तिरछी लाइन जो लगी है, इसको क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। और जिस वर्ण पर ये लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्यंजनों को क्या बोला जाता है, व्यंजनों को हल बोला जाता है, और स्वरों को क्या बोला जाता है, अच भी बोला जाता है। अब देखो क्या है, अगर देखें तो ये चारों क्या अपने वर्ण हैं, चारों क्या हैं, वर्ण, क्योंकि वर्ण वह सबसे छोटी लिखित इकाई है जिसके और जो है खंड नहीं किए जा सकते। क्या हम इन चारों वर्णों को और छोटे भागों में विभक्त कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए हम ये यहाँ पर बोलेंगे कि ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये अपना क्या है, स्वर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसमें दो अपने व्यंजन हैं और दो अपने इसमें क्या है, स्वर हैं। बहुत ही काम की बात है, कुछ लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या है ये, लेकिन जिसकी समझ में आ गया, तो जिसने अगर ये समझ लिया तो इससे अगला टॉपिक भी उसी की समझ में आएगा, जो क्या कहलाता है, वर्ण, मतलब कि वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन जो आता है। इसके बाद ही हम पढ़ते हैं शब्द कोश के बारे में, हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्रिया हमें समझनी है। तो ये क्रिया जो अपनी आती है, अब हम जैसे इसे जोड़ के लिखेंगे तो ये शब्द अपना क्या लिखा जाएगा, राम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ये राम लिखा जाएगा। तो हमने अपने वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाया, तो ये क्रिया अपनी जो कहलाती है, तो ये क्रिया कहलाती है वर्ण संयोजन की। किसकी कहलाती है, वर्ण संयोजन की क्रिया ये कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लो हम दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम क्या करें भाई, जैसे मान लो इस बार हमने राम यहाँ लिखा और राम के जो अपने वर्ण हैं इन्हें अगर हम अलग अलग करके लिख दें, जैसे कि यहाँ पर मैंने रे लिखा और उसके बाद मैंने आ लिखा और उसके बाद में मैंने मैं लिखा और उसके बाद मैंने ए लिखा, तो ये जो क्रिया अपनी कहलाएगी, तो अपने शब्द को वर्णों के रूप में व्यक्त करने की जो क्रिया कहलाती है
तो ये कहलाती है वर्ण वियोजन की। किसकी कहलाती है? वर्ण वियोजन। ठीक है, तो ये समझ में आई होगी वर्ण वियोजन। तो ये आपका वर्ण वियोजन आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई वर्ण वियोजन क्या होता है। इस वर्ण वियोजन को जो है ना हम वर्ण विच्छेद भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वर्ण विच्छेद भी हम इसे नाम देते हैं वर्ण वियोजन को। मतलब उस शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन कहलाता है। ठीक है, अगर हम प्रत्येक जो भी अपने वर्ण हैं तो वर्णों को जोड़कर जब हम शब्द बनाते हैं, वर्णों को जोड़कर जब हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, तो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की जो प्रक्रिया कहलाती है तो वो प्रक्रिया कहलाती है अपनी वर्ण संयोजन की कहलाती है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, परिभाषा आपने लिख ली होगी, एग्जाम्पल आपने लिख लिए होंगे। अब हम इनमें उन चीज़ों को समझते हैं जो हमें क्या करती हैं? दिक्कत देती हैं। तो उन चीज़ों को हम क्या है जल्दी से नोट कर लेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो आप जो है ये लिखेंगे, हेडिंग बना लेंगे वर्ण विच्छेद का। ठीक है भाई, तो आपने हेडिंग डाल लिया, वर्ण विच्छेद के नियम हेडिंग डाल लेंगे और इसको जल्दी से कॉपी करेंगे, है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भाई ये अपना कै है, तो कै को अगर हम वर्ण विच्छेद में तोड़ेंगे तो वो कै पर हल लगेगा, उसमें से क्या निकलेगा? ए। ऐसी का होगा तो कै पर हल लगेगा, आ निकलेगा। मतलब जो भी उस व्यंजन में स्वर होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बड़ी की मात्रा, तो हमने बड़ी की मात्रा लगा दिया ना। और वर्ण विच्छेद में एक बात ध्यान रखना, ये जैसे बुलता है वैसे ही खुलता है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा, क्योंकि कुछ शब्द अपने ऐसे होते हैं कि उनमें जैसे कि रै की कंडीशन होती, रै बुलता तो पहले है और आता बाद में है ना। जो अपना ऊपर वाला जो रै होता है जिसको हम कौन सा रै बोलते हैं? रेफ वाला रै बोलते हैं, रेफ वाला। अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आप इसको जल्दी से या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको समझ लीजिए, है ना। जैसे कि ये अपना पूरा यहाँ पर ये रीरी की मात्रा है, तो हमने रीरी निकाला। और ये चीज़ें अच्छे से समझ लेना। जैसे यहाँ पर क्या है? अनुस्वार है, तो यहाँ पर ये अनुस्वार निकलेगा। यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग निकलेगा। ये अपना आगत, अपना क्या है? स्वर, तो आगत स्वर निकलेगा। यहाँ पर अपना चंद्रबिंदी है तो ए के साथ चंद्रबिंदी निकलेगी। और यहाँ पर रीरी के साथ अंग है तो कै लगेगा यहाँ पर, है ना। और रीरी के साथ क्या निकलेगा? अंग निकलेगा, है ना। अंग मतलब यहाँ पर ये अपना क्या है? जल्दी से बोलो, अनुस्वार है। तो हम अनुस्वार को जो लगाते हैं ना, तो वो अपना इस ऐसे शुरू करके हम प्रत्येक पर लगा सकते हैं। मतलब अगर कहीं पर ये आ गया इस तरीके से, कहीं पर इस तरीके से आ गया, है ना, तो अगर ये इस तरीके से भी अगर आ जाएगा तो हम इसका जो वर्ण विच्छेद करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। कै प्लस जैसे आ लिखेंगे और उसके बाद में ये लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से वर्ण विच्छेद करेंगे। और संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद आप जानते ही हैं। संयुक्त, ये हेडिंग डाल सकते हैं, अपना आगे लिख सकते हैं संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है क्योंकि मैंने संयुक्त व्यंजन आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। ये अपना इस तरीके से बना होता है। अगर हम इसको किस तरीके से लिख दें, अगर हम ये आधा 6 अगर हमने लिखा, मान लो यहाँ पर, है ना, आधा 6 जैसे ये लिख दिया, जैसे लक्ष्मी वगैरह में आता है, तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो अपना यहाँ पर कै है और वो अपना क्या है? इसमें स है, उसमें स्वर ए नहीं होता। ठीक है ना। ऐसी मान लीजिए कहीं पे तुम्हें आधा त्रय मिल सकता है, आधा त्रय मिल सकता है। जब आधा त्रय मिलेगा तो इसमें तय होगा और रे होगा, मतलब स्वर गायब हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। क्या गायब हो जाता है? स्वर गायब हो जाता है। अब मान लो जैसे कि यहाँ पर ये लिखा होत्रु, क्या लिखा हो यहाँ पर?त्रु लिखा होगा, तो इसमें कौन सा स्वर है? तो इसमें ऊ है। तो हम यहाँ पर कर रहे होंगे तय प्लस रे और प्लस क्या कर रहे होंगे? छोटा ऊ कर रहे होंगे। इस तरीके से यहीं पर मान लो ये बड़ा ऊ होता, ठीक है, बड़ा ऊ होता, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? ये बड़ा ऊ बन जाता। बस इतनी सी कहानी जो अपने वर्ण विच्छेद के साथ है। तो आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके अलावा जो अपने और भी वर्ण हैं जो आपको दिक्कत करेंगे वो मैं यहाँ से फिर से लिखता हूँ, है ना। तो चलिए लिखेंगे आप उनको भी। ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो संयुक्त व्यंजनों तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। इसके बाद जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो जो अपने कुछ तो आते हैं, जैसे कि कभी कभी आप देखते हैं जो गुच्छ व्यंजन होते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाए थे, है ना, द्वित व्यंजन। तो द्वित व्यंजन में तो कोई दिक्कत होती नहीं, लेकिन गुच्छ व्यंजन जो होते हैं वहाँ पर दिक्कत आती है ना। जैसे कि क्या आता है? जैसे ये आता है, जैसे विद्या वाला ये आता है, तो इसका जो वर्ण विच्छेद होता है तो वो अपना ये आपका द होता है और यह होता है और ये क्या होता है? ए। तो इस तरीके से मिलकर बनता है ये अपना गुच्छ व्यंजन में आता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ये द्वय है, जैसे कि द्वा में लगता है, जैसे ठाकुर द्वारा, तो द्वा लगता है, तो वहाँ पर ये द होता है और ये व होता है और ये क्या होता है?
ए होता है। ठीक है, इस तरीके से द्वंद्व में भी आता है, जैसे हम द्वंद्व समास देखते हैं उसमें भी आता है। उसके बाद जैसे आप ये देखते हैं युद्ध में लिखते हैं इस तरीके से ना, तो जैसे द होता है और यहाँ से ध होता है और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर ए होता है ना, इस तरीके से। तो ये कौन से व्यंजन होते हैं, गुच्छ व्यंजन अपने आते हैं ना। ऐसे ही अगर मान लो इस तरीके से हो जाए ऐसे, तो द में ध लगा है, रिरी की मात्रा है, तो यहाँ पर द और यहाँ पर ये ध और यहाँ पर रिरी की मात्रा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपना रिरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिरी लिखेंगे। जल्दी से बोलो भाई किस किस के समझ में ये नहीं आई बात, आ गई। चलिए ऐसी और भी दूसरे वर्ण हो सकते हैं, है ना, जैसे कि मान लो जैसे आपने देखते हैं द के द ऐसे होता है, तो ये अपना द्वित्व बना देगा, ये अपने गुच्छ बनेंगे और ये क्या बनेंगे, द्वित्व बनेंगे। तो इनको हम किस तरीके लिखते हैं, द और प्लस द और प्लस क्या होता है अपने ये ए। जैसे मिट्टी, मिट्टी में जैसे ट पे ट होता है ना, जैसे इस तरीके से ये ट और नीचे ट होता है, तो ये अपना ट आ गया और फिर से अपना ट आ गया और फिर से अपना क्या आता है, ए आता है ना, इस तरीके से। तो इनको हम अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, लिख लिया आपने। चलिए उसके बाद जो दूसरे वर्ण और होते हैं उनका वर्ण विच्छेद हम किस तरीके से करते हैं, और जो अपने वर्ण विच्छेद होते हैं, जैसे कि वर्ण विच्छेद में रे की बात बड़ी दिमाग में रखनी होती है। रे, रे के नियम जो होते हैं, है ना, तो रे में पहले तो आप ऊ की मात्रा को समझिए, रे हो गया ये, तो अगर हम ये जो देखेंगे तो ये अपने बड़ा ऊ होता है ना, जिसकी घुंडी बनी दिखाई देती है, तो ये अपना बड़ा ऊ होता है, और जिसकी ये घुंडी बनती दिखाई नहीं देती तो ये छोटा ऊ होता है। बोले यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई। चलिए ठीक है भाई, आ गई ना बात समझ में यहाँ तक। अगर मान लो इस तरीके से लगा होगा तो भाई क्या होगा, तो कोई बात नहीं, जैसे रॉयल है ना, रॉयल हो सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये अपना आ जाएगा। बाकी किसी भी स्वर की कोई दिक्कत नहीं होती रे के साथ। रे के साथ केवल किसकी दिक्कत आती है, ऊ की, जो यहाँ पर खत्म होगी। सॉरी यहाँ पर बड़ा ऊ नहीं है, छोटा ऊ आएगा, है ना, कौन सा आएगा, छोटा, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा ऊ है। चलिए तो रे के नियम अपना ये हुए। अब आते हैं रे के रूप आते हैं भाई, रे के रूप की चर्चा करते हैं हम। ठीक है, रे के रूप की अगर हम बात करें तो रे के रूप की अगर बात करें तो भाई रे का एक रूप तो होता अपना यही वाला नॉर्मल होता, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती होगी। ये अपना रे और प्लस क्या हो जाएगा अपना ये ए हो जाएगा, रे प्लस क्या हो जाएगा ये ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब शब्द के साथ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर पर्व लिखा, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, पर्व। अब ये वाला जो ऊपर जो रे लगता है इसको बोलते हैं रेफ। क्या बोलते हैं इसको, हम रेफ नाम देते हैं। ठीक है भाई, इसको नाम देते हैं हम रेफ। अभी जो रेफ है तो ये जिस वर्ण पर बुलता है उससे अगले वाले वर्ण के स्वर पे लगता है। ठीक है, जैसे किस पे बोल रहे हैं, ये पै के बोल रहे हैं ना, प रे व, पर्व, इस तरीके से बोल रहे हैं। तो पै रे और व है, तो ये पै के बाद बोल रहा है और रे से पहले। तो जिस प्रकार से बुलता है ना वर्ण विच्छेद, उसी प्रकार से हम उस शब्द को खोलते भी हैं। ठीक है ना, तो ये जो रे है ऊपर वाला जिसको हम रेफ बोलते हैं, तो ये जिस वर्ण पर लगा होता है उससे पहला वाला जो व्यंजन होता है उसका होता है। तो अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस तरीके से कुछ करेंगे। कैसे करेंगे, पै तो पूरा है, पै में ए है, उसके बाद रे। अब ये जो होता है ना ऊपर, ये स्वर रहित होता है। कैसा होता है, ये स्वर रहित होता है, इसमें स्वर नहीं होता। उसके बाद सीधा सा कौन आएगा, तो वे आएगा, और वे के बाद कौन आएगा, ए आएगा। तो पर्व को हम कुछ इस तरीके से खोल रहे होंगे। ठीक है, एक आता है भैया कौन सा, जैसे कि हम क्रम लिखते हैं, क्रम इस तरीके से लिखते हैं क्रम। तो क्रम में ये जो होता है इसको बोलते हैं पदेन रे। कौन सा रे बोलते हैं, पदेन रे, पदेन, क्योंकि पद मतलब पैरों में लगा हुआ ना ये। अब यही वाला रे होता है जो ऊपर वाला जो रे है, जो ऊपर मैंने लिखा है, जो अपना रेफ वाला रे होता है, जो स्वर रहित होता है, बाकी सब में स्वर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पदेन वाला रे है, तो ये जिस व्यंजन में होता है तो वो व्यंजन स्वर रहित होता है, और बल्कि ये जो रे है, जो पदेन रे है, ये स्वर सहित होता है। तो हम इसका वर्ण विच्छेद कुछ इस तरीके से कर रहे होंगे कि भैया कै, और कै के बाद में रे, और रे के बाद में अपना ए, और उसके बाद में आएगा अपना मैं, और मैं के बाद में क्या आएगा, अपना ए आएगा। ठीक है भाई, ये वाली बात सबको समझ में आ गई है ना। तो ये वाली बात, अब ये वाला जैसे रे है, कभी कभी ये ना बहुत आगे पहुंच जाता है, जैसे कि ये आपने उच्चारण स्थान पढ़ा है ना, इसका अगर सही उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, कुछ लोग इसको गलत पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कुछ लोग
बत्सर पढ़ लेते बत्सर्य, बत्सर्य, लेकिन ये बत्सर्य का क्या होता है, वर्तस्य है। क्या होता है, वर्तस्य है। तो ये वाला जो रे है ना वै के बाद में, तो हम लिखेंगे वै, और वै के बाद में क्या आएगा अपना ए, उसके बाद में क्या आएगा अपना रे, और रे के बाद में क्या आएगा अपना तय, और तय के बाद में क्या आएगा अपना से, और से के बाद है अपना ये, और ये के बाद क्या आएगा अपना ए। क्योंकि ये जो रेफ वाला जो रे होता है ना, जो रेफ वाला रे होता है जो ऊपर की तरफ लगता है, तो ये हमेशा उसी व्यंजन पर लगता है जिस व्यंजन पर स्वर होता है। इसे स्वर की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें स्वर होता नहीं। तो देखो यहाँ पर इस वाले व्यंजन में स्वर नहीं था तो ये इससे आगे गया, इस वाले व्यंजन में भी स्वर नहीं था तो ये इससे आगे गया, इसे य के साथ में स्वर मिला तो ये य पर जा करके लगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। एक रे और होता है, आपने देखा होगा जैसे कि राष्ट्र हम लिखते हैं, है ना, क्या लिखते हैं हम, राष्ट्र। तो इसको मैं ट्रे के द्वारा समझाता हूँ इस तरीके से, है ना। अब देखो ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, ये पदेन वाला ही रे होता है। कुछ लोग इसको मानते हैं कि राष्ट्र वाला रे अलग होता है, लेकिन राष्ट्र वाला रे अलग नहीं होता। इसको अगर आप समझेंगे ना किस तरीके से बना है तो आप इसको बड़े अच्छे से समझ जाओगे। इसको भी हम पदेन रे ही बोलते हैं। देखो किस तरीके से बना ये, आप जानते हैं कि अगर हम टे को आधा करें तो इस तरीके से, टे को अगर आधा करें उसे अगर हम स्वर रहित करें, क्योंकि जो पदेन वाला जो रे है वो जिस व्यंजन में लगता है उस व्यंजन में स्वर नहीं होता। पदेन वाला रे जिस व्यंजन में लगता है उस व्यंजन में स्वर नहीं होता। तो हमें इस व्यंजन में जैसे मान लो लगाना है, आप सभी जानते हैं कि जो टे वर्ग के जो व्यंजन होते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, उनका स्वर निकालने के लिए, उनके उसमें से स्वर हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, इस हल का प्रयोग करते हैं ना, हल का प्रयोग वहाँ पर हम करते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो इस हल के अनुसार जो होते हैं ना, तो व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं और एक बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं। तो खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं, जिनको आधा करने के लिए या जिनमें से स्वर निकालने के लिए हल की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजन। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या लिखा, मैंने कै लिखा, अगर मैं कै को अगर इस तरीके से आधा कर दूंगा तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर खे लिखा, इसकी खड़ी पाई हटा देंगे आधा हो जाएगा। मैंने यहाँ पर गै लिखा, खड़ी पाई हटा देंगे तो आधा हो जाएगा। मैंने ऐसी घे हटाया तो खड़ी पाई। तो जितने में भी हम आधा करने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं, उनकी खड़ी पाई को हटा देते हैं, तो वो अपने खड़ी पाई वाले व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन दूसरे जैसे कि ये टे है, अब आधा करने के लिए इसमें कौन सी खड़ी पाई हटाएं, नहीं हटेगी। ऐसी जैसे ये डे है, कौन सी खड़ी पाई हटाएं भाई, इसमें से कौन सी खड़ी पाई हटाएं, नहीं हटेगी, है ना। तो जिसमें से जिनको आधा करने के लिए हम खड़ी पाई का प्रयोग ना करके वहाँ पर हल का प्रयोग करते हैं, तो वो होते हैं बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। अब हमने यहाँ पर लगा दिया भाई ये, अब इसमें पदेन रे लगा दो इस तरीके से, क्योंकि पदेन रे हमेशा इसी तरीके से लगता है। तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये ट्रे वाला तो रे अलग है, लेकिन ट्रे वाला रे नहीं, कुछ भी नहीं है, ये पदेन ही रे होता है ना। जैसे कि मान लो आप ड्रे में लिखेंगे, जैसे मान लो ड्रामा लिखेंगे ना, ड्रामा, तो आप जैसे ड्रामा लिखेंगे इस तरीके से लिखा था ना ड्रामा। तो अब ये बताओ क्या है, इसमें डे आधा है, रे पूरा है ना। कैसे है भैया, ये देखो डे ये हो गया आधा और ये इसमें लगे रे, तो इस तरीके से बना है ड्रामा। तो कुछ नहीं होता, ये पदेन रे ही होता है ना। ये क्या होता है अपना पदेन रे ही होता है। अब जैसे मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखूंगा, उनका आप वर्ण विच्छेद करेंगे, है ना। जैसे कि किस तरीके से करते हैं, एक बात आप हमेशा दिमाग में रखेंगे, शब्द जो अपना होगा ना, जो भी जिस शब्द का भी हम वर्ण विच्छेद करेंगे, तो जिस प्रकार से ये अपना बोलेगा उसी प्रकार से क्या अपने ये खुलेगा। जैसे सबसे पहले मैं बहुत छोटा सा शब्द लेता हूँ, जैसे मैंने शब्द ले लिया कामना। क्या ले लिया भैया, कामना। इसका हमें क्या करना भाई, वर्ण विच्छेद करना। वर्ण संयोजन की क्रिया बहुत आसान है, अगर आपको वर्ण विच्छेद समझ में आ गया तो समझो वर्ण संयोजन तो अपने आप कर लेंगे। कामना में क्या बोला भाई, कामना, तो सीधा सा लिखेंगे भैया, एक कै हो गया प्लस आ हो गया प्लस मैं हो गया, और मैं में क्या हो गया, ये ए हो गया प्लस न हो गया, और न के बाद में क्या हो गया, ये आ हो गया। ये हो गया तुम्हारा कामना, ठीक है। ऐसे ही एक दो शब्द और समझ लेते हैं। जैसे मैंने शब्द लिख दिया त्रिशूल, क्या लिख दिया भाई यहाँ पर, शब्द लिख दिया हमने यहाँ पर त्रिशूल, है ना। शब्द क्या लिख दिया यहाँ पर, त्रिशूल। तो त्रिशूल को अगर लिख रहे होंगे तो तय प्लस रे, और यहाँ पर छोटी की मात्रा, है ना, त्रि हो गया इतना, प्लस से, और उसके बाद में बड़ा ओ प्लस ले, और ले के बाद में क्या आ जाएगा भैया, ये ए। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा भैया, त्रिशूल हो जाएगा। ऐसी अगर हम क्या लिख लें भैया, विद्युत को अगर लिखें, किसे लिखें, अगर हम विद्युत को अगर लिखें, छोटे छोटे शब्द तो तुम कर ही लोगे। विद्युत को अगर हम इसी तरीके से लिखेंगे तो ये अपने क्या होगा भैया, वे, और उसके बाद में छोटी ई, वी हो गया इतना। उसके बाद में देखेंगे तो दे, उसके बाद देखेंगे तो ये, उसके बाद में देखेंगे तो छोटा ऊ, और उसके बाद में देखेंगे तो तय। अब तय में से ए नहीं निकालेंगे, क्योंकि तय पे पहले से क्या लगा हुआ है, हल लगा हुआ है।
ऐसे ही एक शब्द और समझते हैं, जैसे कि एक शब्द है सम्राट, एक शब्द और क्या है, सम्राट है, इस तरीके से है ना। तो क्या बोल रहा है, सम्राट, तो से तो पूरा है से, तो से में से क्या आ जाएगा अपना ए, ठीक है। उसके बाद में हम देख रहे होंगे मैं, और उसके बाद में आएगा रे, उसके बाद में आएगा आ, समरा हो गया ना, समरा, तो समरा हो गया। उसके बाद में सीधा सा आएगा टे, और टे के बाद में हल, और उसके बाद में ए नहीं निकलेगा। अब देखो जिसको ये अपना वर्ण विच्छेद आ गया, तो कभी कभी पूछता भाई कितने इस शब्द में कितने अपने अक्षर हैं, कितने इसमें स्वर हैं, कितने अपने इसमें व्यंजन हैं। तो देखो वर्ण अगर हम गिने तो कामना में कितने वर्ण है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अगर हम वर्ण की अगर बात करेंगे तो कितने वर्ण है भाई कामना में, तो कामना में अपने 6 वर्ण है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं ना, स्वर और व्यंजन। कितने व्यंजन है भाई, तो जिनके नीचे हल लग गया तो वो व्यंजन है, जिनके नीचे हल नहीं लगा वो स्वर है। तो अपना 1 और 2 और ये 3, तो इसमें 3 क्या है ये, तो 3 तो इसमें कौन है भैया, अपने ये व्यंजन है। और जिन पे हल नहीं लग रहा ये, तो ये अपने क्या भैया इसमें यहाँ पर स्वर है। तो 3 ही व्यंजन है, 3 ही क्या इसमें स्वर हैं। बात करेंगे इसमें अक्षर कितने, तो अक्षर बनता है तब जब व्यंजन प्लस स्वर मिलता है, पहले व्यंजन और बाद में स्वर, क्रम भी यही होता है। अक्षर तभी बनता है जब व्यंजन प्लस स्वर की चर्चा हम करते हैं, इस तरीके से व्यंजन प्लस स्वर, क्रम यही होना चाहिए। अगर मान लो क्रम ये हुआ कि भैया पहले आ गया स्वर और बाद में आ गया व्यंजन, ये वाला क्रम, तो ये वाला क्रम कभी अक्षर नहीं बनाता, अक्षर हमेशा यही वाला क्रम बनाता, पहले व्यंजन फिर स्वर। तो देख रहे होंगे भैया व्यंजन प्लस स्वर एक अक्षर बन गया, व्यंजन प्लस स्वर एक अक्षर बन गया, व्यंजन प्लस स्वर एक अक्षर बन गया। तो कितने अक्षर हैं इसमें, तो कामना में 3 अक्षर हैं। कामना में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, और इसमें 3 ही व्यंजन हैं और 3 ही इसमें क्या है, स्वर है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है। जैसे त्रिशूल को देखेंगे, त्रिशूल में कितने अपने क्या अभी कितने वर्ण हैं बताओ जल्दी से। तो अगर हम वर्ण देखेंगे भैया, तो भैया 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें वर्ण कितने त्रिशूल में, तो वर्ण तो इसमें है भाई 7, ठीक है। अब व्यंजन देखो, तो व्यंजन देख रहे होंगे 1 2 और ये यहाँ लगाना भूल गए, तो ये 3 और ये 4, तो कितने व्यंजन है इसमें भैया, त्रिशूल में 4 व्यंजन है। तो स्वर कितने हैं, तो 1 2 और 3 अपने क्या होंगे भैया इसमें, ये अपने यहाँ पर क्या होंगे, स्वर होंगे, ठीक है। अक्षर की अगर बात करें कितने अक्षर है त्रिशूल में, तो व्यंजन प्लस स्वर, तो व्यंजन प्लस स्वर का पेयर कहाँ बन रहा है, देखो व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर, तो कितने अक्षर हैं त्रिशूल में, तो त्रिशूल में अपने 3 अक्षर हैं, ठीक है। कितने अक्षर हैं, 3 हैं। तो ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी, है ना। अब कहेंगे भी ये बताओ कि वर्ण विच्छेद के नियम बता दिए, वर्ण संयोजन, तो वर्ण संयोजन कुछ नहीं होता, केवल आप ये वाली क्रिया इधर को घुमा दो, है ना। ये वाले जो टूटे फूटे ये लिखे हुए हैं इनको मिला करके आप शब्द बना दो, तो यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है, वर्ण संयोजन की कहलाती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा। जय हिंद, जय भारत।